अनफेयर तो हर इंडस्ट्री में होती है। अच्छा ये तो पार्लर चलाती है, अच्छा ये तो मेकअप आर्टिस्ट है। मुझे पता चल गया अपने आप ही कि अब सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इवन मैंने बायो से बीएससी की, उसका भी मैंने खुद में ही मेरी फीस वगैरह, उसके बाद मैंने मास्टर्स की जूलॉजी में। इसके पैरेलल ही हमारा बिजनेस भी रन हो रहा था, जैसा कोमल ने आपको बताया। तो हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट था। इवन मैं ये बोलती थी कि नहीं, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक. It is a podcast which is talking about youth and their dreams. यूथ क्वेक एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हमारा सिंपल बिलीफ है कि डिसिप्लिन इज फार ग्रेटर देन मोटिवेशन. हैप्पी फ्रेंडशिप टू ऑल द ऑडियंस. आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो फ्रेंडशिप डे के दिन है. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो दस्तूर मेकओवर एकेडमी के फाउंडर एंड को फाउंडर है, जिनका नाम है कोमल कुमावत एंड दीक्षा कुमावत. कोमल कुमावत जी ने जो अपनी करियर की शुरुआत करी वो 14 साल की उम्र से करी है और ब्यूटी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत अच्छा नाम जयपुर में कमा लिया है. इतने टाइम में इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस स्टार्ट करी हैं और इसके अलावा इनका जो उद्देश्य है वो एकेडमी रन करने का भी है. इस तरह से इन्होंने बहुत सारे ट्रेनीज को ट्रेन किया है और कोशिश करी है कि ये उनको एक अच्छा सक्सेसफुल करियर दे पाएं. इनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और इन्होंने अपनी हम्बल बिगनिंग से इतने स्ट्रगल के साथ आज एक अच्छा मुकाम पा लिया है. कोमल जी का ये भी मानना है कि अगर इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो एक चेंज की ज़रूरत है और ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो लेट्स वेलकम कोमल कुमावत जी. करना चाहूँगा पॉडकास्ट की आपके इनिशियल करियर से कि इस इंडस्ट्री में आपने एंट्री कैसे करी और क्या बैकग्राउंड रहा, क्या मोटिवेशन रहा इस इंडस्ट्री में पहुंचने का. तो जो अर्ली स्टेज का होना, तो मैं आई वाज 14 ईयर ओल्ड, आई थिंक 14 से भी कम ही होगी, 13 14 समथिंग. और मैंने ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट स्टार्ट किया था. मेहंदी आर्टिस्ट भी ऐसा कि मुझे बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, मुझे बहुत आर्टिस्टिक रही हूँ शुरू से. आई थिंक जब मैं स्कूल गई तो मुझे पेंटिंग्स का, ड्राइंग का बहुत शौक था और ऐसे ही मैंने मेहंदी सीखी. और मुझे मेहंदी में इतना इंटरेस्ट आया, मैं अपनी मासी को देखती थी, वो बहुत अच्छा करती थी, तो मुझे लगा कि ठीक है मुझे भी करना. तो मैं अपने इंटरेस्ट से पूरा पूरा दिन मेहंदी की प्रैक्टिस करती थी अपने आप ही. मुझे सेल्फी बहुत शौक था उस चीज़ का. मेहंदी की करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मौसी काम तो कर रही है मेहंदी वाली इंडस्ट्री में, अब वो कर रही है कि मुझे लगता था कि मैं उसको बहुत आगे ले जा सकती हूँ, उसको एज ए करियर भी ले सकती हूँ. बट बहुत छोटी थी तो स्कूलिंग भी थी, एजुकेशन भी साथ में, कॉलेज कराना पड़ेगा, तो मैंने इसको साइड बिजनेस, साइड अपना इनकम का एक सोर्स बना लिया. तो मैं मेहंदी की बुकिंग से लगी, सेल्फ मेरे को बिजनेस माइंड में कभी से काम करता था कि बिजनेस कैसे करता है एक्चुअली. तो मैं खुद से बुकिंग भी लेती थी, खुद भी काम करती थी, अपनी सिस्टर को भी जबरदस्ती लेके जाती थी दीक्षा को कि चलो तुम्हें भी मेहंदी लगानी है. अकेली होगी तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटे थे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हम ऐसी जगह जा रहे हैं, हम उसको जानते नहीं, तो मैं उसको लेके चली जाती थी बहुत जबरदस्ती. फिर धीरे धीरे मैंने जब थोड़ा सा अच्छा अर्न कर लिया इस इंडस्ट्री से, तो स्कूलिंग के साथ ही पैरेलली मैंने अपना पूरा बिजनेस ऐड कर लिया था मेहंदी आर्टिस्ट. तो दस्तूर मेहंदी आर्ट के नाम से मेरी जो फाइल तभी बना ली थी मैंने बहुत पहले, आई थिंक 2017 से 14-15 में अपनी फाइल बना ली. वाइड कैप्चर करिए जरा. उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करना है, और तो वाइड कैप्चर 16 में करिए. हमने स्टार्ट किया वाइड. 2016 के अंदर. तब हमने बहुत छोटे से एक स्पेस में, लाइक 10 बाय 25 की जो नॉर्मल शॉप होती है उसमें ट्राइपॉड चाहिए भाई. मेहंदी का ट्राइपॉड का काम नहीं है भाई. वहाँ पे हमने सोशल मीडिया, गूगल प्रमोशन जो भी उस टाइम अवेलेबल था, उन सब प्लेटफॉर्म से अपने आप को रजिस्टर किया जितना हम ऑनलाइन काम ले सकते थे. लाइक मुझे अभी भी याद है, ऑनलाइन हमारे पास तो बहुत काम आता था. बहुत कम जगहों पे आप देखोगे कि 2016 में लोग इतने अवेयर नहीं थे, बट हम लोग तब भी इतने अवेयर थे कि गूगल से बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है. और बहुत कम लोग अवेयर थे तो उसका बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा मिला. तो बस गूगल से डायरेक्ट लीड्स भी आने लगी. फिर मैं, दीक्षा, हम यूरोप को थे, फिर अपनी पूरी टीम बिल्ड करी अपनी मेहंदी की. सबसे पहले हमने हमारी टीम मेहंदी की बिल्ड करी थी. 2016 तक तो मेहंदी प्रॉपर एस्टैब्लिश हो गए थे, हम लोगों ने ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटर कर लिया था विद सैलून. तो उस टाइम हमारा बहुत अच्छा चल रहा था और मतलब आई वाज ओके कि बहुत अच्छा हमने सेटअप कर लिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग. एक्चुअली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप यूथ के लिए, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि इसमें सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है. इसमें हर इंडस्ट्री की तरह कंसिस्टेंसी तो चाहिए, लेकिन एक परफेक्शन भी चाहिए, एक ट्रस्ट भी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है डेवलप करना. तो क्योंकि कोविड भी टाइम आया था बीच में, और कोविड एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, तो उस टाइम को आपने कैसे लाइक अपने ओवरकम किया.
कोविड Center. मतलब मैं 100% इससे एग्री करती हूँ। सबसे डिफिकल्ट टाइम जो था वो कोविड ही था, क्योंकि कोविड में ऐसा सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये आता है कि आप रेंट पे दे रहे हो तो अपने आप को। Done. लेकिन चैलेंज था क्योंकि हमें रेंट देना था और भी चीजें थी, स्टाफ था, सब कुछ मैनेज करना, घर मैनेज करना, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हुआ था। तो उस टाइम हम लोगों ने फिर होम सर्विस स्टार्ट कर दी है कि हम लोगों को घर पे सर्विस प्रोवाइड कराते थे और प्रिकॉशंस, जो भी प्रिकॉशंस थे हमने वो स्टार्ट किया। एक बार थॉट ऐसा आया भी माइंड में कि इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि इतना एक्सपेंस हो रहा है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने वो चीज नहीं करी और हम लोग आगे उसमें बढ़ते ही गए। बट इतना चैलेंजिंग नहीं हुआ हमारे लिए क्योंकि हमने काम किया उस टाइम। इनिशियल जो कोविड वाला टाइम था तब हमने थोड़ा सा अपने आप को रोका, उसके बाद हमने वापस काम किया। तो छोटी जैसे सबका कोई इंस्पिरेशन होता है, किसी से हमेशा इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपके इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंसर कौन है? हमने ऐसा कभी, मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं कि किसी ने, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई काम में परफेक्ट हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ परफेक्ट होती है, किसी की जर्नी अच्छी होती है, तो अलग अलग तरीके से लोग इंस्पायर करते हैं आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो, जब भी आपके माइंड में वो चीज आएगी ना कि यार हमने ऐसा वक्त देखा है, वो डर आपको अपने आप इंस्पायर कर देगा हर चीज को करने के लिए। और हम दोनों को वो चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और हम एक दूसरे को खुद ही मोटिवेट करते हैं, खुद ही इंस्पायर करते हैं। देख हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं थोड़ी डाउन हो जाती हूँ तो दीक्षा मुझे मोटिवेट करती है, जब दीक्षा थोड़ी-सी डाउन हो जाती है, डल हो जाती है, तो मैं उसे मोटिवेट करती हूँ। कभी लगता है कि मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है या काम में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, हम खुद एक-दूसरे से डिस्कस करते हैं, घंटों एक-दूसरे से बात करते हैं और अपने आप को वापस बूस्ट करके अगेन हम एनर्जाइज़ होके अपना काम स्टार्ट करते तुझे हैं। ज्यादा बढ़ जा बट रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं नहीं कह सकती कि मैं इससे इंस्पायर्ड हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बनना है या मैं इंडस्ट्री में इसका जैसा होना चाहती हूँ। मुझे तेरा कोई भी ज्यादा नहीं बढ़ जा लगा रहा है। ऐसा। क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है ना लाइफ में, करियर में, तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहा है पीछे। नहीं। पर्सनल लाइफ में छोड़ रहा हुआ है या करियर में भी छोड़ रहा हुआ है, कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में अलग चल ही रहा है। तो वो मुझे इंस्पायर नहीं कर पाता कभी। काम मुझे बहुत लोगों का तो इंस्पायर एक करता काम है। कर, सेंटर है वहाँ की अभी, सिस्टर्स के तौर पे आप बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसी बहुत होंगे ना। पर्सनली और प्रोफेशनली आपने अपने आप को और एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करके लाइफ में आप आगे बढ़े। राजा फिर कोई चेंजेस लाइफ में आए जिसकी वजह से ये टर्निंग इंडस्ट्री हो गई आपके लिए? बचपन से लाइक आई वाज वेरी, लाइक मुझे थोड़ा, मैं स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी। मेरी मम्मी से आप बात करोगे तो वो हमेशा आपको ये बोलेंगी कि ना, ये घर आती थी तो लंच भी नहीं करती थी, पहले अपना होमवर्क करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब फिक्स था मेरा कि मुझे पढ़ाई करनी है और स्टडीज़ में ही जाना है। मुझे ये नहीं पता था मुझे बनना क्या है, बट मुझे ये पता था कि मुझे साइंस मैथ्स ही लेनी है। व्हेन आई वाज इन 6th क्लास ना, मेरा फिक्स था कि मुझे साइंस मैथ्स ही लेनी है। मेरे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते थे, मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, तो मेरा फिक्स था। 10th के बाद मैंने लिया साइंस मैथ्स ही लिया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया उससे। पर उसके बाद में धीरे-धीरे जब मैंने 10th कर रही थी, 9th में जब मैं थी, तो मुझे, हम लोग इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करते थे, वी वर फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। और एक टाइम ऐसा आता है कि मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में भी शिफ्ट हो गए थे और वो वही टाइम था व्हेन आई वाज इन 8th 9th था। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई उस वक़्त कि अगर कुछ भी करना है लाइफ में, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, कुछ भी करना है, वो सिर्फ आपको पैसे से मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। इट्स वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट। तो मुझे ये समझ में आ गया कि काम करना है, बिजनेस करना है या जॉब करनी है, जो भी करना है, पर बहुत सारा पैसा चाहिए मुझे इंटरेस्ट था मेहंदी के अंदर, मैं आर्टिस्टिक थी तभी से, तो मुझे उस टाइम लगा कि ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री, और लिटरली तब थी भी बहुत ज्यादा, अभी भी है, पर उस टाइम बहुत ज्यादा फास्ट और अच्छा ग्रो कर रही थी इंडस्ट्री। अभी थोड़े अलग चैलेंजेस है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। मैं ट्यूशन टीचर रह चुकी हूँ, मैं स्कूल में टीचिंग कर चुकी हूँ, मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब करी है, उसके साथ पैरेलली मैं मेहंदी का काम करती थी, साथ में मैंने ड्यूटी का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, स्लोली और ग्रेजुअली। फिर मुझे जिस दिन लगा कि यार अब मुझे अपना कुछ करना है, कि अब खुद का ही सेटअप करना है। मैंने जॉब नहीं करी इस इंडस्ट्री में कभी, जॉब करी पर कॉर्पोरेट में करी, ब्यूटी इंडस्ट्री में मैंने कभी जॉब नहीं की, क्योंकि मैंने नॉर्मल सैलून से आप सीखते हो ना, वैसा छोटा सा कोर्स किया था, क्रैश कोर्स काइंड, और मैंने उस क्रैश कोर्स के बेसिस पर ही सैलून ओपन कर लिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी होती है कि मुझे लगा कि चल जाएगा, और चल भी गया था मेरा बहुत अच्छा। बट कुछ ऐसी चीजें आई कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स करके ही काम करना। तो जैसे आपने कहा कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही बहुत लोग मानते भी हैं, तो मनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद आप कौन सी ऐसी चीज या फिर कौन सी ऐसी क्वालिटी को मानते हैं जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है आपके लिए। साथ में मुझे लगता है आपको ईमानदार भी होना पड़ता है अपने काम के लिए। आप किसी भी चीज के लिए ईमानदार मत रहो, बट अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहो। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो ना, आपको भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो फोकस, वो ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप अगर अपने काम के साथ ही बेईमानी कर रहे हो ना, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते लाइफ में, और किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर सकते आप। So what has been your turning point in life? ऐसे हर इंसान का एक टर्निंग पॉइंट होता है जिस मोमेंट के बाद वो अपनी जर्नी को एक डिफरेंट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ऐसा कौन सा मोमेंट था जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे?
कोविड के बाद में ना हम लोगों को बहुत चैलेंजेस आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमने फेस किए। हमने अपनी अकेडमी रन कर ली थी। अकेडमी में हम लोग उतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, नॉर्मल सिखाते थे। जब आप अब किसी पार्लर में जाओगे ना, आपको 2-4 स्टूडेंट्स वहाँ दिख जाएंगे जो सीखने आते हैं, तो वैसा ही हमारा सीन था। लेकिन मुझे धीरे-धीरे, क्योंकि 2019 में जब कोविड पीक पे था, हमने एक बहुत टर्निंग पॉइंट वाली चीज़ मान लो आप इसे, या फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन मान लो जो हमने लिया। मैं लर्निंग में बहुत बिलीव रखती हूँ। 2020 में जब कोविड आया तो हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, जब पीक पे था कोविड सितंबर में, मैंने मेरी सिस्टर को बोला मुझे मेकअप का एक कोर्स करना है। और जब भी हम लोग कोर्सेज करते थे हम लोग साथ में ही करते थे हमेशा। मैंने इसे बोला कि अपन दिल्ली चलेंगे और अभी चलेंगे। मुझे प्रोक्रास्टिनेट करना पसंद नहीं है लर्निंग वाले मैटर में, और किसी भी चीज़ के मैटर में। मुझे लगता है जो करना है ना अभी करो उसको। आप वेट मत करो कि अगले साल करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे। 2019 में सितंबर में हम लोग दिल्ली चले गए मेकअप के कोर्स के लिए दोनों। इसके एग्जाम्स भी थे दीक्षा के, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ पोस्टपोन हुए थे एग्जाम्स, पर उसकी डेट भी नहीं आई थी। बहुत सारी चीजें थी, पर हम लोग बिना सोचे समझे हमने दिल्ली में कोर्स किया। कोर्स का हार्डली 3rd और 4th डे था हमें दिल्ली में ही कोविड हो गया, और बहुत सिवियर कोविड हो गया था। और ऐसा था कि हम अकेडमी तक नहीं जा पा रहे थे अपने बेबी से। बहुत खतरनाक वाला बुखार था और बहुत सारी चीजें। फिर भी हमने 1-2 दिन रेस्ट किया, एंड हम लोग वापस अकेडमी गए। हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया, हम कोर्स करके वापस आए, क्योंकि हम लोग अपना सेल, हमारा सैलून के साथ हमारा सेल्स का भी काम था। हम लोग कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब में भी डील करते थे। हमने बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ के लिए भी लिया, बहुत सारी शॉपिंग करी सैलून। हमें लगा हमारा स्टोर को कितना ही अच्छा रन करेंगे। बट वहाँ पे से आने के बाद रास्ते में, बिकॉज मैं बिल्कुल बैंक थी, जो भी मेरे पास अमाउंट था, जितना मेरा सेविंग था, मैं सब खर्च करके आ चुकी थी। मैंने मेरी सिस्टर को एक ही बार बोली, मैं अपने स्टोर को ना 1 साल और देना चाहती हूँ, हमेशा भी वाइंड अप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। बट मैंने बोला हम 1 साल और देंगे इसको, अगर 1 साल में नहीं चलता तो हम इसे वाइंड अप करेंगे। हम लोग 6 साल से 5 साल से चला रहे थे, फिर हमने डिसीजन लिया 2021 में हमने उसे वाइंड अप किया। हमने फुल फ्लैश अकेडमी में आ गए, मेकअप अकेडमी सैलून हम यही रन करते हैं। इसकी ब्रांच 2021 में हमारी, वो हमारा लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब हमारा गोल क्लियर था, हमारा नीश क्लियर था कि हमें किस रास्ते पे जाना है। अब हमें सिर्फ एक मेकअप अकेडमी और अच्छा फीमेल सैलून रन करना है। अगर हमने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम बहुत सारी चीजों में फंसे हुए होते, हम लोग मल्टीपल चीजें कर रहे होते पैरेलल। तो हमने मल्टीपल चीजें करना छोड़ के हमने अपना नीश क्लियर कर लिया 2020 में, और वो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो अगर जैसे अब आपसे ये पूछा जाए कि हर इंसान का ना कोई वीक पॉइंट होता है, ऐसे कोई चीज जिससे वो हर समय पर्सनालिटी वाइज या पढ़ाई के हिसाब से या फिर जॉब के हिसाब से किसी चीज से वो एक चैलेंजिंग पॉइंट होता ही है हर इंसान के साथ। या तो कोई डर होता है, या फिर कोई लर्निंग कैपेसिटी होती है। कुछ लोग जल्दी आपके साथ भी ऐसी कोई चीज है जिसके साथ आप डेली बेसिस पे जूझते हैं, या फिर चैलेंज आपके लिए वो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है लाइफ का? पहले तो शायद कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन अभी मुझे कभी-कभी लगता है कि जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार घर से निकलना ही बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। विद अ बेबी ना आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री के करियर वाइज़ हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत चैलेंजेस आपको काम में होते हैं। जैसे मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, मुझे कॉम्पिटिशन से डर नहीं लगता, पर संभाल मुझे लिया। हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ पीछे नहीं छूट जाए, किसी भी चीज़ में हम लोग पीछे ना रह जाएँ, हमें इंडस्ट्री में आगे ही रहना है। आगे इन द सेंस कि काम हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट करना है। क्लाइंट को हम लोग एवरी ईयर कुछ नया इंट्रोड्यूस कराते हैं। किसी एक साल कुछ रह जाता है तो मुझे लगता है इस साल मैंने कुछ भी नया क्लाइंट को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मुझे भी कराना है। अगर आप काम के प्रोस्पेक्ट से बात करो, तो मुझे हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ आप क्लाइंट को नया और अच्छा इंट्रोड्यूस कराते रहो, जो जयपुर में ऑलरेडी कोई नहीं कर रहा है, और कुछ आपको ऐसा लगे कुछ स्पेशल आप क्लाइंट को दे रहे हो। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने क्लाइंट को कुछ ना कुछ स्पेशल दूँ। वो चीज़ ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कभी ऐसा छूटना नहीं चाहिए। अगर डर की बात करो तो ये नहीं छूटना चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट की बात मैं हो, सोच रहा हूँ टैटू क्योंकि को आप यहाँ इतने लगा सालों से रख इस के ना, इंडस्ट्री में हो, तो आप दूसरे वाले में हाइट हर थोड़ी चीज बॉक्स समझते लगा हैं के हाइट लंबी करके फिर यूज कर इंडस्ट्री, देंगे। अकेडमी को लेकर। अकेडमी चलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग अकेडमी चलाने एक सिंगल से काम हो जाएगा भाई हमारा। दे हैव देयर ओन तभी तो बोल रहा रीजन सिंगल ऑफ कैमरा रख लेते अर्निंग हैं, काम हो प्रॉफिट, जाएगा। और उस पर्पज से ही वो काम करते हैं। और हालांकि वो क्वालिटी काम भी करते हैं, लेकिन अकेडमी रन करना इज अ डिफरेंट थिंग, सब नहीं करते। तो ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री से या फिर गवर्नमेंट से, या फिर ऐसी कोई चीज जो आप डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं कंपटीशन को लेके, जो गलत है, अनफेयर है, ऐसा कुछ आप अगर बताना चाहें? बहुत सारी चीज़ें गलत और अनफेयर तो हर इंडस्ट्री में होती है। Right.
चैलेंज वाली जो चीजें, अगर हम मेकअप इंडस्ट्री की बात करें, अकेडमिक्स की बात करें, देखो बॉक्स सैलून पर वाले बॉक्स पर अकेडमी बॉक्स रन पर नहीं कर सकते। आप अगर सैलून चलाते हो, इट डजंट मीन कि आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो सकता है आप मेरा बहुत अच्छा हेयर कलर करो, बट मैं अगर आपको बोलूँ कि आप मुझे वो हेयर कलर सिखाओ, तो जरूरी नहीं आप मुझे उस तरह से सिखा पाओ। आप अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, पर आप अच्छे एजुकेटर हो, ये जरूरी नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक लोगे, जो मेकअप स्टूडेंट्स हेडफोन का हैं, बॉक्स रख तो जो मैं काम करती हूँ, मेरी प्रायोरिटी रहती है मेरे बच्चों को मैं वैसा ही काम सिखाऊं, रख दे जैसा मैंने बस किया रख मेरा दे। स्टूडेंट वैसा ही काम करे। क्योंकि मैं मुझे लगता है कि एक अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज मेरा रहता है। गवर्नमेंट की साइड से, वो देखो गवर्नमेंट इसमें क्या हेल्प करेगी कि आप अवेयर करो। सबसे पहले मुझे लगता है गवर्नमेंट बाद में अवेयर करेगी, पहले हमारे घर में अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज को लेकर के कि आप समझो ब्यूटी इंडस्ट्री उतनी ही वैसी ही इंडस्ट्री जैसे एक लॉयर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है। लेकिन लोगों ने इसको ऐसे सोचा हुआ है कि ना ये इंडस्ट्री बिल्कुल वैसी की, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, या आप एक पार्लर खोल लो, या पार्लर का कोर्स कर लो। मैं चाहती हूँ लोग उतने एजुकेटेड होकर इस चीज को करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उठे और आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, चलो मेकअप का कोर्स कर लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, ब्यूटिशियन बन जाते हैं, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ। या फिर कई बार लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो सैलून इंडस्ट्री में बहुत इनकम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप सैलून खोल लो। आप डेली बेसिस पे देखो कितने सैलून ओपन होते हैं, कितने सैलून क्लोज होते हैं, मतलब जितने सैलून ओपन हो रहे हैं ना, मतलब उतने ही सैलून क्लोज हो रहे हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि रन करना इज वेरी डिफिकल्ट। और आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ एक इन्वेस्टर हो तो आप रन नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि जैसे बाकी बिजनेसेस रन होते हैं ये भी वैसे हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप लॉयर नहीं बन सकते इन्वेस्टमेंट के साथ में। ठीक है, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट के साथ भी सैलून ओनर नहीं, सैलून चला सकते हो, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं है। और आपको वो नॉलेज नहीं है तो आप क्लाइंट से कैसे डील करोगे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि इट्स अ रिस्पेक्टेबल वर्क। इट्स रिस्पेक्टेबल वर्क, और आपको वो उतनी respect रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इस चीज को जितना लॉयर्स को मिलती है, डॉक्टर्स को मिलती है, इंजीनियर्स को मिलती है। नहीं मिलने का रीजन भी आप देखोगे सैलून ओनर्स खुद होते हैं somehow somewhere, क्योंकि आपने प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं करी, अब एक ही के आपने ऊपर कोई रख दे। स्टडी नहीं करी, आपने सिर्फ गए, आपने कहीं से नॉर्मल कोर्स कर लिया और आपने सोचा स्टार्ट कर देंगे सैलून। मैंने भी सबसे पहले यही किया था, बट मैंने बॉक्स ओपन रख दे। होते ही इमीडिएटली मैंने क्लास पर डिप्लोमा कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हर मेकअप आर्टिस्ट तो को, अपना हर कैमरा रख दे। beautician को जो सैलून खोलना चाहती है उसको प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए। और जो बाकी लोग हैं, बाकी दुनिया में जो लोग जितने भी देखते हैं अपने फैमिली मेरा को कैमरा बनाते मार हैं, रहा उतने हीट अप। रिस्पेक्ट से देखें। मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं मुझे, मैं खुद भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो घर में ऐसा होता है, अच्छा ये तो पार्लर चलाती है, अच्छा ये तो मेकअप आर्टिस्ट है, तो आप उसको ऐसे देख रहे हो कि ये ऐसे ही हो जाता है, बस ये क्लियर ऐसे कर ही दे। होता है, इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, उतना ही सीखना पड़ता है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर जितनी एमबीबीएस जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बट जैसे आप आपका नाम आएगा ना, आपको हमेशा यूनिसेक्स सैलून ही माइंड में क्लिक करता है। ठीक है, पर हम लोगों का प्लानिंग, हम लोग फीमेल सैलून बनाए, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया है कि हमें आपके यहाँ बहुत कंफर्टेबल लगता है, हमें यहाँ बहुत ऐसे फैमिली जैसा लगता है, फैमिली जैसा लगता है। तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग वही कंफर्ट दे विद दर्शन। तो हम लोग एक बहुत ह्यूज स्पेस में प्लान कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी हमारा आई थिंक ओपनिंग हो जाएगी 2-3 महीने में। तो हम लोग उसमें वो जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम लोग उतना ही कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डर्मेट से रिलेटेड हो, या स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, या हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, लेजर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो। तो ये हमारा भी फ्यूचर प्लान। आपकी बातें सुन के फीमेल्स तो बहुत खुश होंगी, लेकिन मेल्स को खराब लगेगा कि आप इतने एम्बिशियस है, इतना कुछ आप सोच रहे हैं फीमेल्स के लिए, लेकिन मेल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ऐसा कुछ उनके बारे में नहीं सोच रहे। देखिए, अभी हमारा एक प्लान और है, अभी तक हमने उसके बारे में इतना प्रॉपर सोचा नहीं, बट मैंने सोचा है कि इसमें भी कुछ नया लाने का, बट अभी मैं उसमें काम नहीं कर रही। अभी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये एक्सप्रेस चलाना है। तो आपका कोड या मंत्रा क्या है लाइफ का, कि मेरा लाइक जो चीज को आप बहुत रेगुलरली फॉलो करते हैं, अगर आप फ्यूचर जनरेशन को कोई मंत्रा बताएं आपका, जिस मंत्रा में आप कितने टाइम से काम किए हैं। इट्स जस्ट इन 2 वर्ड्स, नेवर सेटल। नेवर सेटल, नेवर क्विट। नेवर सेटल एक्चुअली। जब आपको कुछ मिल गया, आपको लगे कि यहाँ पे रुक जाना है, रुकना नहीं है। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं कभी भी ना, मुझे ना सेटिस्फाइड नहीं हो सकती अपनी किसी भी जगह पे पहुंच के। मुझे ये लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ और बस मुझे यही चाहिए था लाइफ में। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, सैलून ओनर्स जो उतने ब्यूटी पार्लर ओनर्स हैं, सैलून ओनर्स हैं, उनको लगता है कि सैलून खुल गया, अच्छा चल रहा है, बस हो गया। मुझे लगता है आप क्या नया कर सकते हो, आप इसमें और कितना ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री में ना एक हाइट नहीं होती कि यहाँ तक आपको जाना है। आप कितना भी ऊपर जा सकते हो, पूरा मतलब खुला आसमान है आपके साथ। तो आप जितना जा सकते हो, जितना ग्रो कर सकते हो लाइफ में, उतना ग्रो करो। किसी भी चीज से सेटिस्फाइड मत हो। ना मैं लर्निंग में सेटिस्फाइड होगी, मुझे लगता है कि सीख रही हूँ, मैं आज सीख रही हूँ, मैं कल भी सीखती हूँ, मैं हमेशा सीखती हूँ। मुझे अपने सेटअप्स में हमेशा इम्प्रूव करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया अपने क्लाइंट्स के लिए एड ऑन करती रहती हूँ, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती रहती है। साथ में उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करते जिससे मुझे लगे कि मैंने कुछ ग्रो किया। तो सेटल नहीं होना कभी लाइफ में, ऐसा नहीं लगना कि हाँ मुझे जॉब मिल गई, यही चाहिए हो गया, बस ये नहीं होना चाहिए। आपको बस ग्रो करना है पूरा लाइफ। तो अगर इस तरह देखा जाए कि आप कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में आपने, चूंकि आप बहुत समय तक काम कर चुके हैं,
लेकिन आप कभी ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए आप इस इंडस्ट्री में नहीं होते, तो आपने कभी कोई और इंडस्ट्री के बारे में सोचा है? बिल्कुल, मेरी बहुत फेवरेट इंडस्ट्री है दैट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर होती, लेकिन अगर मुझे बहुत पहले बनना होगा लाइक 2016, 15 या 18 तक मुझे कुछ करना होगा, तो मैं टीचर होती डेफिनिटली। मैं शायद केमिस्ट्री पढ़ा रही। तो कोमल जी, थैंक यू, आपने अपने इतने इंसाइटफुल आइडियाज दिए। आई एम श्योर यूथ बहुत प्रभावित होगी इन सब चीज़ों को सुन के। थैंक यू सो मच। जो अभी अभी हम बात करी थी फाउंडर कोमल कुमावत जी से। नाउ वी हैव विद अस द को-फाउंडर ऑफ द कंपनी व्हिच इज दीक्षा कुमावत। वेलकम दीक्षा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, आपने टाइम दिया। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपका लाइफ में बैकग्राउंड क्या रहा? आप पहले शुरुआत आपने कैसे करी? इस इंडस्ट्री में आने का आपका कारण क्या था? जैसे पहले कोमल मैम ने कोमल दीदी ने मैं भी बोलने लग गई उनको। कोमल दीदी ने बताया कि वो मुझे ज़बरदस्ती पुश करती थी कि चलो मेरे साथ चलना मेहंदी लगाने। मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं जाना था। मेरा बचपन से ही गोल था, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मेरा ये था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। और हम मतलब सभी जितने भी सिबलिंग्स थे सब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कोमल दीदी भी में भी बहुत अच्छा था, उनके पास साइंस मैथ्स थी, मेरे पास साइंस बायो थी। तो मेरा फिक्स था कि आफ्टर 12th मुझे उस टाइम पीएमटी चलता था, वो मुझे करना है, फिर एमबीबीएस करना है, देन भी गए। बिल्कुल क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए फाइनेंशियली कि मुझे पता चल गया अपने आप ही कि अब सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इवन मैंने बायो से बीएससी की, उसका भी मैंने खुद ही मेरी फीस वगैरह है। उसके बाद मैंने मास्टर्स की जूलॉजी में। इसके पैरेलल ही हमारा बिजनेस भी रन हो रहा था, जैसा कोमल दीदी ने आपको बताया। 2016 में हमने ओपन कर लिया था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, और इसके पैरेलली मेरी स्टडीज भी चलती रही और हमने बिजनेस में भी की। तो आप डॉक्टर बनना चाहते थे और आप इस इंडस्ट्री में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो जो एम्बिशन आपका डॉक्टर बनने का है, वो आप क्या कैसे आपने उस ड्रीम को जिंदा रखा? और आप कैसे सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं? तो बेसिकली मेरा जब डॉक्टर बनने का था तो मुझे ये नहीं था कि मुझे लोगों को वैसे सर्जन वाला बनना है। मुझे ऐसा है कि मुझे या तो होम्योपैथिक का डॉक्टर बनना था या साइकेट्रिस्ट बनना था, जिससे मैं मेंटली लोगों को ट्रीट कर सकूं। तो अब मेरा ये है कि मैं स्किन या नेचुरल तरीके से स्किन, जैसे हमारा फील्ड है स्किन का है, तो अब मैं वैसे ट्रीट करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं नेचुरोपैथी का वो कर रही हूँ। उसके बाद मैं एमडी करूंगी और मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर बन जाएगा और मैं नेचुरल तरीके से क्योर कर सकती हूँ। बट बात करते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कैसे इंटरेस्ट बनाया अपना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोमल दीदी का तो शुरू से इंटरेस्ट था, उन्होंने बताया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इवन मैं ये बोलती थी कि नहीं, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि मेहंदी वाली आ गई। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसा काम करने की, क्योंकि मेरा एम ही डॉक्टर बनने का था। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब होती है पूरी हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो। सबसे हम फर्स्ट मानते हैं डॉक्टर को। कितनी हाँ, पाली काम करते करते। बिल्कुल। सो आप अगर वैसे अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होते और डॉक्टर भी नहीं होते, तो कभी आपने कुछ और भी सोचा है कि कुछ हाँ, और मैंने मास्टर्स की थी। उसके बाद मेरा ये प्लान था, अगर कुछ नहीं होता है एज ए बैकअप मैं पीएचडी करूंगी और फिर मैं कॉलेजेस में प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर। So what is your purpose in life? Like if somebody asks you, like what exactly you expect from yourself, that how you can uh, change this industry, और या फिर आप अपने काम से किस तरह से इम्पैक्ट ला सकते हैं इस इंडस्ट्री में? या फिर ऐसा अगर आपने अपने आप को एनालाइज किया हो कि what how do you define, like how दीक्षा can be define herself अपने काम से, so उसका अगर आप बताएं। एज आई टोल्ड कि इनिशियली मुझे भी ये लगता था कि रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है, तो सबसे पहले मैं वो मेंटेलिटी चेंज करना चाहती हूँ। हमारी जो जर्नी है, जो हमने पूरी आपको बताई है, उसमें सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट और ऑनर जो सैलून ओनर्स है उनके लिए नहीं है इंस्पिरेशन। ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेहंदी आर्टिस्ट के लिए। जो 2 लड़कियां सिर्फ मेहंदी लगाती थी, आज वो अपनी इतनी बड़ी अकेडमी रन कर रहे हैं, 2 ब्रांचेस चला रहे हैं और आगे भी उनका बहुत बड़े प्लान्स है। तो उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। प्लस जो लोग देखेंगे हमें, वो ये जानेंगे कि एक मेहंदी आर्टिस्ट सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट नहीं होता है, वो एक आर्टिस्ट होता है। जैसे बाकी आर्ट्स होते हैं, म्यूजिशियन हो गया,
उनको भी उसी कैटेगरी में रेस्पेक्ट दी जाए जैसे बाकी आर्टिस्ट को दी जाती है, क्योंकि ट्रस्ट मी आप बहुत इजीली मेकअप भी सीख लेते हो, नेल सीख लेते हो, ब्यूटी का भी सीख लोगे, लेकिन मेहंदी में बहुत हार्ड वर्क होती है, बहुत आर्टिस्टिक वर्क होता आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेहंदी आर्टिस्ट को वो पहचान अभी तक मिली नहीं है। है, बिल्कुल। जैसा ब्यूटी इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट को और स्किन आर्टिस्ट सब हर इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में बाकी सारी जो चीजें वो करते हैं, उसके अलावा मेहंदी आर्टिस्ट को ज्यादा वो पहचान मिली नहीं अभी तक। मेकअप और आर्टिस्ट को भी थोड़ा मिल गई है, लेकिन मेहंदी आर्टिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी अकेडमी में मेहंदी भी आप लोग हाँ, सब हम लोग से। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस कंपनी को, दस्तूर मेकओवर एंड एकेडमी को आगे बढ़ाने का, आपका फ्यूचर आप किस तरह से इसको देखते हैं कि आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, या आपके पर्सनली आपके क्या आइडियाज हैं? पर्सनली तो मैं चाह रही हूँ कि पहले मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जिससे मैं बाकियों की हेल्प कर, क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल फ्री नहीं होंगी तो मैं इजीली किसी को फ्री कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करा सकती। स्टिल हम अपनी पूरे साल में कुछ ना कुछ क्लासेस रखाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो सीखना चाहती है, लेकिन फीस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही। तो मैं दिल से उनकी हेल्प करना चाहती हूँ कि वो सीखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इंस्पायर हो और इंडिपेंडेंट बने। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप वैल्यू देना चाहते हैं, और जो भी फीमेल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन फीमेल्स की अगर हम बात करें तो आप इस इंडस्ट्री में किस तरह से ये सोचते हैं कि प्रोग्रेशन ला सकते हैं आप? एक आपने कहा कि आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या सोचते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में बहुत कमी है और आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन आप इंडिविजुअली ऐसा चेंज लाए जो कि इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर दे? तो क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? देखो, मेन तो सोसाइटी की जो मेंटेलिटी है उससे चेंज करना बहुत जरूरी है। Right. वो जैसे आपके पॉडकास्ट हो गए, ऐसे कितने पॉडकास्ट होंगे, वो ही चेंज कर पाएगी। तो आपके कोई इन्फ्लुएंसर्स या इंस्पिरेशन जिनसे आप लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते मेरी हैं? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो कोमल दीदी है Of course. क्योंकि और उनके अलावा कोई भी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि उन्होंने हमेशा पुश किया है मुझे सीखने के लिए। लर्निंग सबसे मस्ट जो प्रोसेस होता है आगे बढ़ने का, वो लर्निंग ही होता है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी और जो हमें देख रहे हैं उनको भी हम यही बोलते हैं कि लर्निंग सबसे जरूरी है। जरूरी नहीं क्या हमारे पास ही आगे सीखो, लेकिन आप कहीं से भी सीखो, लेकिन लर्निंग बहुत जरूरी है। मेरी सिस्टर हमेशा से मुझे यही बोलती थी, आज सीखना है, कल चलना है, हर साल हम कुछ आज भी हम कुछ नया सीखते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो एज अ फीमेल, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, टू फीमेल्स वर्किंग टुगेदर इतने सिनर्जी के साथ, इतने अच्छे इक्वेशन के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एक अच्छी एग्जाम्पल हो, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर भी आप एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आप बहुत मेहनती भी हो और फोकस्ड भी हो, जो कि आज की तारीख में अपन नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, सोसाइटी प्रेशर हो जाता है, जिसकी Right. वजह से आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई सोसाइटल प्रेशर है या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वुमेन उस लेवल तक आगे नहीं बढ़ पाते जिस लेवल तक बढ़ सकते हैं? ऐसे कोई आपको फैक्टर्स लगते हैं जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट आगे नहीं बढ़ पाया अभी तक? सबसे मेन तो है जजमेंटल होना, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे फीमेल घर से बाहर निकलती है जजमेंटल हो जाते हैं कि चाहे से वो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, तब भी वो ये बोलेंगे कि ये तो पता नहीं कहाँ जाती है। Of course. और हमारी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा होता है, जैसे हम वेडिंग्स में मेकअप करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, तो टाइमिंग का कुछ भी आइडिया नहीं होता। अगर 2 घंटे दूर है हमारा वेन्यू, तो आने में हमें वापस आने में 10-11 बज जाते हैं, तो लोग वैसे जजमेंटल हो जाते हैं। कुछ लड़कियां तो इसी चीज से डरी के बाहर नहीं निकलती है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे। और कुछ लोग अच्छा तो वहां पे जा रही है या वहां सीख रही है, क्यों पार्लर का कोर्स कर रही है, क्या रखा है इसमें। मेरे पास जो हमारी टीम है उसमें भी सारे एजुकेटेड है, कुछ तो BSc B.Ed की है, और कुछ अच्छे मतलब सारी एजुकेटेड गर्ल्स हैं हमारी टीम में। तो उनको भी उनके घर वाले बोलते हैं कि तो क्या कर रही हो ये तो, लेकिन वो लोग हमें देखते हैं, हमसे इंस्पायर होते हैं। उनकी फैमिली को भी फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि नहीं ये भी रिस्पेक्टेड जॉब है, और इसमें सीखने में उनको कितनी ग्रोथ मिली है, उनको कितने लोगों ने जाना है। तो तो कोमल जी ने जैसे बताया था कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था कि वो कोविड के दौरान जो उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। तो आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट क्या रहेगा, क्या कहेंगे आप? टर्निंग मोमेंट जहाँ पे आपने सोचा कि
आपके करियर में बदलाव आया, चेंज आया, ये कौन से टाइम की बात है या ऐसा कुछ बिजनेस पता? की जो तरह से देखा जाए तो वो सेम ही था, क्योंकि हमारा एक ही बिजनेस रहा है। उस टाइम एक ही ब्रांच थी, तो हम दोनों हैंडल करते थे। तो बिजनेस के लिए तो वो टर्निंग पॉइंट था। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट तब था जब मुझे ये समझ में आने लग गया कि ठीक है, सीखना कितना जरूरी है। क्योंकि कोमल दीदी हमेशा बोलती थी कि सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा, और मैं मना करती थी बहुत पैसा लगेगा। आज भी बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होंगे, उसमें कुछ गर्ल्स भी होंगी, वो सोचेंगे कि नहीं, सीखना क्यों है, कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, पैसा लगेगा, बहुत चीजें वो सोच लेते हैं। तो मैं भी पहले ऐसे ही थी, नहीं यार बहुत पैसा लग जाएगा, इतना, इससे अच्छा हम कहीं और पैसा लगाएं या फिर कुछ और करें। लेकिन फिर मुझे समझ में आने लगा कि सीखना कितना जरूरी है। जैसे हम सीखकर आते थे, हमें और 2x क्लाइंट और बढ़ जाते थे हमारे, और ज्यादा लोग इंस्पायर होते थे। तो दीक्षा जी, आप ये बताइए कि अकेडमी से रिलेटेड थोड़ी डिटेल बताइए कि अकेडमी में जो फ्यूचर जो बच्चे आना चाहते हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फीस में आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, ऐसी क्या चीज है जो आप फीचर्स के तौर पे बता सकते हैं कि अकेडमी में ये सब चीजें मिलती है, और इसके अलावा कि उनको किस तरह से वो इकोनॉमिकल है उनके लिए। हमारी अकेडमी की सबसे बेस्ट बात तो यही है कि आप जयपुर में कहीं भी ट्राई कर लो, सबसे इकोनॉमिकल फीस स्ट्रक्चर हमारा ही है। इसके अलावा जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए हमारे पास अलग टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। लाइक वो हमारे साथ इंटर्नशिप में एज ए हम उनको टीच भी कर सकते हैं, और वो एज इंटर्नशिप वो जॉब भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं फीसिस को लेकर, अकेडमी को लेकर। लेकिन एक चीज अश्योरिटी से है, आप फीस को मत देखिए, हम जो सिखाएंगे ना वो कोई दूसरी अकेडमी नहीं सिखाएगी। और स्पेशली हमने जो फीस कम रखी हुई है, इकोनॉमिक रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई है क्योंकि हम उस चीज से गुजरे हैं। हमें पता है कि बच्चा कितने मुश्किल से फीस अफोर्ड करता है। कई लोग हमारे पास गोल्ड, अपना गोल्ड बेच कर हमारे पास आते हैं अपनी फीस लेके। हम नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, लेकिन उनमें वो सीखने का है, वो तभी ये इतना बड़ा कदम उठाकर आ गए हैं। तो इसीलिए हमने अपनी फीस हमेशा से इकोनॉमिक ही रखी है। थैंक यू, आपने बहुत सारी डिटेल हमें बताई। बाकी हम कोशिश करेंगे कि सारी डिटेल्स जो अकेडमी से रिलेटेड है और जो आपके दस्तूर मेकओवर की जो डिटेल्स है वो सब मैं पॉडकास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि ऑडियंस भी को कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को अप्रोच करने में, और वो आपकी तरह फ्यूचर एस्पायरिंग जो भी एस्पायर कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर पाए। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेंटली अपन अपने आप को रोक लेते हैं और अपन उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि काफी हद तक सेल्फ टॉक जो होता है डेली बेसिस पे, हमारे जो हम जो अपने आप के साथ बात करते हैं, वो भी एक कारण बनता है कि अपन किसी चीज को, किसी इंडस्ट्री को अप्रोच नहीं करते, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू ऑडियंस, आपने हमारा पॉडकास्ट सुना। और अगर आपको पसंद आया होगा तो हमें आगे भी फॉलो करिएगा, हम ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट लेते आएंगे, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होंगे जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एज अ गेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।